नमस्कार, हून बिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व आदिवासी दिवस पर समस्त आदिवासी भाई बहनों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है जिसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में आदिवासी समाज के सशक्तिकरण को नई गति मिली है। आदिवासी समाज का समान अधिकार और विकास हमारी प्राथमिकता में है और इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड में भी जनजाति के कल्याण, शिक्षा, रोजगार, बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए निरंतर काम जारी है। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की सोशल मीडिया पर की गई भावुक अपील चर्चा में है। पंत ने मुख्यमंत्री धामी से उत्तराखंड में अपना घर बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने की अपील की। इस पर सीएम धामी ने उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा है कि अधिकारी जल्द ही उनसे संपर्क भी करेंगे। ऋषभ पंत तो हमारे राज्य के हैं। यहाँ से उन्होंने बड़ा नाम किया है, राज्य का भी नाम किया है, देश के लिए भी खेले हैं, देश का भी नाम किया है। तो उनका स्वागत है, वो आएंगे, हमारे अधिकारी से बात करेंगे। कहीं पर भी अगर उनको कोई चीज़ चाहिए तो निश्चित। आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जहां केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने लोहाघाट में बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा भी की और कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर लोहाघाट सीट बीजेपी की झोली में डालने का आह्वान भी किया है। जिसके बाद बैठक में कुछ कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं को तवज्जो देने और पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी न करने के आरोप भी लगाए हैं। तो वहीं अजय टम्टा ने मतभेद भुलाकर 2027 के चुनाव पर ध्यान देने की अपील की। साथ ही सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। प्रदेश मंत्री स्वागत अभिनंदन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की नियमित बैठकें लगातार होते रहती हैं। लोहाघाट की बैठक मैंने पहले भी ली थी। आज भी हमने भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, जिले के पदाधिकारी और जितने भी हमारे दायित्वधारी हैं और प्रभारी हैं, सबकी एक बैठक संयुक्त रूप से ली है और जनप्रतिनिधि और विधायक भी इस बैठक में उपस्थित रहे और हमने जो आने वाले समय के अंदर की किस प्रकार से बूथ तक की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करेंगे, इस नाते से जो हमारी बूथ की कमेटियां हैं वो सक्रिय रूप से काम करें। सरकार की चलाई जाने वाली योजनाएं जन जन तक उसका चर्चा हो और कोई काम जिसको हम जल्दी से जल्दी रुके हुए जो परेशानी में उनको पूरा कर सकें, इसके लिए बैठक। उत्तराखंड सरकार अगले 4 महीनों में 10,000 युवाओं को रोजगार देने की तैयारी कर रही है। जहां तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से श्रीनगर, देहरादून, काशीपुर और अल्मोड़ा में 4 विशेष रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे। इनमें पॉलिटेक्निक, ITI और इंजीनियरिंग कॉलेज के अंतिम वर्ष के छात्रों को, पास आउट युवाओं को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसी को लेकर तकनीकी शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों को रोजगार मेले की तैयारियां तेज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन मेलों में शामिल किया जाएगा। इतना ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं के लिए जल्द ही निःशुल्क ऑनलाइन पंजीकरण भी शुरू किया जाएगा। देहरादून में कांवड़ मेले के अंतिम पड़ाव में बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए देहरादून पुलिस अलर्ट मोड पर है। एसएसपी परमविंद्र डोभाल ने ऋषिकेश, रायवाला और रानी पोखरी क्षेत्र का निरीक्षण कर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कांवड़ यात्रियों से मुलाकात कर उनका स्वागत किया और पुलिसकर्मियों का भी उत्साह बढ़ाया है। अधिकारियों को आसपास के जिलों से समन्वय बनाकर कांवड़ यात्रा निर्धारित रूट पर संचालित करने और वाहनों की पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। कांवड़ यात्रीगण भारी संख्या में ऋषिकेश में आ रहे हैं। पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी देहरादून पुलिस कांवड़ यात्रियों की सेवा के लिए एक कैंप का आयोजन जो हम यहाँ के गणमान्य व्यक्ति हैं, लोगों की मदद से, उन लोगों के सहयोग से लगाती आई है। वो भी आज भी देहरादून पुलिस द्वारा एक सेवा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में कांवड़ यात्रीगण आके जलपान वगैरह जो भी हमारी ओर से जो भाव है वो हम लोग एक व्यक्त करते हैं
इस समय कांवड़ यात्रा अपने पूरे इस समय चरम पे चल रहा है। इस समय काफ़ी भारी संख्या में लोग देहरादून से की ओर आ रहे हैं। ऋषिकेश IDPL के बाद वहाँ से विभिन्न स्थानों की ओर निकलेंगे। नीलकंठ महादेव की ओर को भी जाएंगे। आने वाले 2-3 दिन और ज़्यादा टफ होंगे। इससे पहले आज ऋषिकेश में समस्त पुलिस कर्मियों से आके उनके विभिन्न स्थानों में जहाँ उनकी ड्यूटियाँ हैं उनसे बात करके आगे और ड्यूटियों को किस तरीके से मजबूत किया जाए, किस तरीके से और अच्छे तरीके से किया जाए, उनको प्रोत्साहन के लिए मैं यहाँ आया हूँ। देखिए, आपको जैसा विदित ही है कि 11 तारीख को महाशिवरात्रि के दिन ऋषिकेश के विभिन्न शिवालयों में पूर्व वर्ष की भांति लगातार जो हमारे सुरक्षा प्रबंधन है वो किए जा रहे हैं। संपूर्ण ऋषिकेश क्षेत्र को 5 जोन और 13 सेक्टर में विभाजित किया गया है और उसी के अनुरूप जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, हमारी सुरक्षा व्यवस्था है वो की जा रही है और किसी भी यात्री को, किसी भी भक्त को कोई भी असुविधा ना हो, इसका ध्यान में रखते हुए सुरक्षा प्रबंधन के साथ साथ ट्रैफिक। कावड़ यात्रा के दौरान रुड़की प्रेस क्लब के सेवा शिविर में किन्नर समाज ने शिव भक्त कावड़ियों की सेवा की है, जहां किन्नर समाज की प्रमुख प्रतिनिधि सपना और पूजा के नेतृत्व में समाज के सदस्यों ने कावड़ियों को फल जूस वितरित किए। साथ ही हरिद्वार से जल लेकर लौट रहे कावड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत भी किया। इस दौरान किन्नर समाज ने देश में अमन, चैन, भाईचारे और सुख समृद्धि की दुआ मांगी है। हरिद्वार के शंकराचार्य चौक पर एक कावड़िए के लगभग 500 हॉर्न लगी मॉडिफाइड बाइक पुलिस ने सीज कर ली है। दरअसल फरीदाबाद के अमन की बताई जा रही इस बाइक ने अनोखे अंदाज से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। नियमों के उल्लंघन पर पुलिस ने चालान काटकर बाइक को कनखल थाने भेज दिया है। थाने ले जाते समय वीडियो भी उसका सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। कनखल थाने के SSI अनुज कुमार के अनुसार बड़े स्तर के मॉडिफाइड के चलते ये कार्रवाई की गई है। हरिद्वार की ओर डाक कावड़ियों का आस्था से भरा सैलाब लगातार उमड़ रहा है। देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचे शिव भक्त बोल बम के जय घोष के साथ नाचते गाते हुए अपने गंतव्यों की ओर बढ़ रहे हैं। तो वहीं दिल्ली देहरादून हाईवे पर यातायात डायवर्सन लागू होने के कारण लक्सर की सड़कों पर वाहनों का भारी दबाव भी देखने को मिल रहा है और कई चौका जाम की स्थिति भी इस दौरान बन गई है। ऐसी चीजें जो हमारे पूर्ण रूप से नियंत्रण में नहीं है। वहाँ पे 100 से ज्यादा ट्रेनें गुजरती हैं और बहुत जल्दी फाटक बंद होता है, जिस वजह से ट्रैफिक को रोका भी जाता है और इस वजह से वो आपको लंबी लाइनें देख के आपको लगता है कि जाम लग गया, लेकिन जाम वाली स्थिति नहीं है। फाटक बंद होने की वजह से ही जाम की स्थिति आपको नजर आती है। 72 घंटे के बाद एक चुनौती रहेगी पुलिस के लिए। 72 घंटे बाद तो लगभग अपने चरम पे होगा, अंतिम चरण में होगा, तब कोई चुनौती कहाँ बचेगी। अभी ये 3 दिन बचे हैं, यही एक चुनौतीपूर्ण है। इसी में हम लोग पूरे चौकस होकर जो अपने कर्तव्यों का संपादन कर रहे हैं। हादसे तो अभी तक ऐसा कोई शिकायत में नहीं है। जगह जगह एम्बुलेंस वगैरह भी है, क्रेन्स भी हैं। गाड़ी खराब हो जाए तो क्रेन से हम लोग सपोर्ट करते हैं, एम्बुलेंसेज भी हैं और हम लोग तो यही कामना करते हैं कि किसी तरह के हादसे ना हो। उत्तराखंड में खेती, बागवानी, पशुपालन और कृषि से जुड़े क्षेत्रों के अगले 20 वर्षों के लिए विकास के लिए राज्य सरकार उत्तराखंड कृषि रोड मैप तैयार कर रही है। जहां पंतनगर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शिवेंद्र कुमार कश्यप ने प्रेस वार्ता में बताया कि रोड मैप का प्रारंभिक मसौदा 3 महीने में तैयार करने का लक्ष्य है। इसमें प्रदेश के सभी 13 जिलों की भौगोलिक, जलवायु और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार प्राथमिकताएं तय भी की जाएंगी। उत्तराखंड राज्य देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों की सूची में शामिल हो और कृषि उत्पादों की दृष्टि से, संपन्नता की दृष्टि से, आजीविका के साधनों की दृष्टि से भी, रोजगार के हिसाब से और पर्यावरण के हिसाब से भी राज्य जो अपना देश का मॉडल स्टेट के रूप में, आदर्श राज्य के रूप में खड़ा हो, ये परिकल्पना सरकार, उस परिकल्पना को सिद्ध करने के लिए, जमीन पर खड़ा करने के लिए उत्तराखंड शासन ने सचिव कृषि डॉक्टर SN पांडे जी के नेतृत्व में एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा काम है जो हाथ में लिया है। वो है कि आगामी 2047 तक के लिए कृषि का रोड मैप क्रिएट किया जाए, बनाया जाए
और इसको बनाने के लिए, इसे डिजाइन अप करने के लिए एक वृहद टीम बनाई गई है राज्य के अंदर, जिसमें पंतनगर विश्वविद्यालय, अग्रणी भूमिका में पंतनगर विश्वविद्यालय भी उस प्रक्रिया में शामिल है। यानी सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर, जितने भी राज्य के स्टेक होल्डर्स इससे जुड़े हुए हैं, सब मिलकर अपने राज्य की 2047 तक की जो कृषि की जो रोड मैप है, बद्रीनाथ धाम के मध्य स्थित प्रसिद्ध प्राकृतिक बद्री झील की सफाई और रिचार्ज का काम पीएमओ के संज्ञान के बाद तेज हो गया है। झील लंबे समय से कम पानी और ज़्यादा गाद की समस्या से जूझ रही थी। मानसून के बावजूद झील में पानी का स्तर कम होने, कीचड़ और गाद जमा होने से इसकी प्राकृतिक सुंदरता प्रभावित भी हो रही थी। इसका असर झील पर आने वाले देशी विदेशी परिंदों पर भी पड़ रहा था। टिहरी गढ़वाल की नील चामी पट्टी भिलंगना की रहने वाली 19 वर्षीय लक्ष्मी चौहान की गढ़वाली कविता जे मेरो बस चल दो उत्तराखंड की प्रसिद्ध साहित्य पत्रिका बुरांश में प्रकाशित हुई है। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा लक्ष्मी गढ़वाली भाषा और साहित्य से गहरा लगाव रखती है। उनकी कविता पहाड़ के वास्तविक जीवन, पलायन की पीड़ा, संघर्ष और बदलते सामाजिक परिवेश को मातृभाषा में अभिव्यक्त करती है। महज 19 वर्ष की उम्र में प्रतिष्ठित पत्रिका में रचना का छपना परिवार, महाविद्यालय और पूरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। लक्ष्मी की यह उपलब्धि साबित करती है कि सही अवसर मिलने पर पहाड़ की युवा प्रतिभा अपनी भाषा और संस्कृति के साथ बड़े मंच पर पहचान बना सकती है। मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं मूलतः टिहरी गढ़वाल के नीलचामी पट्टी से हूँ और वर्तमान में मैं स्नातक पीजी कॉलेज गोपेश्वर से कर रही हूँ। सबसे पहले मैं बुरांश पत्रिका का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मेरी छोटी सी कृति को, जो कि गढ़वाली कृति है, उसको अपनी बुरांश पत्रिका में एक स्थान देने योग्य समझा। मेरा इस कविता का सार ये है कि जो मैं वास्तविक इस समाज में देखती हूँ प्रत्यक्ष रूप से, तो मैंने उसी बात को इस कविता में उतारने की कोशिश की है। इसके साथ साथ भी मैं गढ़वाली कृतियों में अन्य भी मेरी कुछ रचनाएं हैं और इसी प्रकार मैं अपनी स्थानीय भाषा में आगे भी रचनाएं लिखती रहूंगी। और इसके साथ साथ मैं मीडिया टीम का भी धन्यवाद करती हूँ। एक बार फिर से बुरांश पत्रिका को मेरा हृदय से आभार। धन्यवाद। विकासनगर के भीमावाला गांव में बारिश के दौरान मकान ढहने से बेघर हुए 3 अनाथ भाइयों की मदद के लिए उत्तराखंड वक्फ बोर्ड आगे आया है। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने पीड़ित भाइयों से मुलाकात कर उन्हें 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी है। साथ ही उन्होंने बच्चों की पढ़ाई, आवास और अन्य ज़रूरतों को भी हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। इस दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। ये बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है और इनका घर गिर गया है, कोलैप्स कर गया है बरसात के कारण। तो हमें लगा कि वक्फ बोर्ड सदके, ज़कात, खैरात के पैसे से चलने वाली संस्था है और इसके ऊपर पहला हक इन्हीं यतीमों का, इन्हीं मजलूमों का है कि जिनको सबसे पहले इसका अधिकार मिलना चाहिए। तो सरकार अपने तौर पे काम करेगी, माननीय विधायक जी ने भी आश्वासन दिया है, वो अपने तौर पे इनकी सहायता कराएंगे, लेकिन वक्फ बोर्ड की भी जिम्मेदारी है, जहां कम वहां हम। तो उसी भूमिका को निभाते हुए वक्फ बोर्ड यहाँ हाजिर हुआ है और इन यतीमों के सर पे हाथ रखा है और हमने कहा है, आज 51,000 का चेक हमने इनको दिया है और कहा है कि इनकी पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड लेगा। इनके आगे भी जो इनकी मदद की आवश्यकता पड़ेगी वक्फ बोर्ड उसमें ताकत के साथ खड़ा होगा। और मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि वक्त की संपत्ति ये यतीमों के लिए होती है, ये मिस्किनों के लिए होती है, बेवा बहनों के लिए होती है, जो बेसहारा लोग हैं उनका सहारा बनना चाहिए था वक्फ बोर्ड। लेकिन हमने देखा कि 75 सालों में जिस तरह से 70-75 सालों में लूट हुई, वो कहीं गरीब मुसलमानों को कुछ मिला नहीं। वक्फ अकूत संपत्ति का मालिक, लेकिन कभी गरीबों के लिए कुछ करते हुए वक्फ को नहीं देखा गया। ये मोदी धामी सरकार है जहां बिल्कुल ईमानदारी के साथ ये तय किया गया है गरीबों का हक गरीबों को मिले। तो जहां परेशान हाल लोग, यहाँ पे एक बेसहारा परिवार था जिन बच्चों के सिर से माँ बाप का साया उठ गया था और ऊपर से वर्षा के कारण उनका जो आशियाना था वो भी उजड़ गया। तो एक मदद का हाथ शादाब जी के सरफरस्ती में अपने वक्फ बोर्ड ने उठाया और जैसा हम सब जानते हैं अब गुमराह करने वालों के दिन लद गए।
जो वक्फ रिफॉर्म्स आए हैं, जो नया एक्ट आया है मोदी जी की सरकार ने, उसके परिणाम आपको सामने सुखद परिणाम दिख रहे हैं कि अब माफियाओं के हाथ से वक्फ बोर्ड निकल करके सेवा के क्षेत्र में, परोपकार के क्षेत्र में, मदद के क्षेत्र में और एक एक राई राई पाई पाई वहां पे जरूरतमंदों के काम आए, ना कि माफिया उन प्रॉपर्टीज को हत्या करके कब्जा करके उसमें ऐशगा बनाए। तो यही उद्देश्य था मोदी जी का, जो वक्फ रिफॉर्म का जो उद्देश्य था वो यही था और उसके सुखद परिणाम आज भीमावाला में आपको दिखाई दे रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के जिलाध्यक्ष है खालिद मंसूरी जी और सादा भाई ने जैसा कहा कि गरीब मुसलमानों के शिक्षा दीक्षा उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको मदद का हाथ बढ़ाने के लिए वक्फ बोर्ड आगे भी इसी तरीके से मोदी जी के विचार के मुताबिक आगे भी काम कर। 7 तारीख को बारिश आ रही थी और सुबह गिरा, तो मेरे भाई अंदर ही पड़े थे। हम जैसे बाहर निकले वो गिर गया। ये 2 भाई छोटे हैं ना, हमारे पास खाने के लिए पैसे हैं। ये 2 भाइयों के लिए जल्दी से जल्दी कोशिश करे जाए। ना हमारी मम्मी पापा हैं, सरकार से जल्दी मदद करना चाहिए। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। खड़गे ने केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार पर रोजगार, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खड़गे के आरोपों को झूठा का बुलिंदा बताते हुए पलटवार किया। धामी ने कहा कि कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं को चुनाव के आखिरी समय में ही उत्तराखंड की याद आती है। उत्तराखंड के हल्द्वानी की चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस को भगौड़ा तक कह दिया। खड़गे ने बीजेपी आरएसएस को भगौड़ा बताते हुए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को संविधान, लोकतंत्र, दलीलों, महिलाओं और छात्रों के अधिकारों की लड़ाई से जोड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश को जोड़ने और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए संघर्ष कर रही है। हमारा लक्ष्य ऐसा उत्तराखंड बनाना है जो देवभूमि और वीर भूमि और अपने गौरव के साथ युवाओं को रोजगार दे, किसानों और मजदूरों का सम्मान मिले, महिला और कमजोर तबकों को सुरक्षा मिले, सैनिकों का गौरव बना रहे, हर परिवार को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य अवसर मिले। यही कांग्रेस का उत्तराखंड का विजन है, यही उत्तराखंड के लोगों को हम देने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार के सालाना 2 करोड़ रोजगार देने के वादे का जिक्र करते हुए सरकार पर युवाओं को रोजगार देने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। खड़गे ने कहा कि विश्वविद्यालयों, रेलवे और शिक्षा समेत कई क्षेत्रों में लाखों पद खाली पड़े हैं। साथ ही उन्होंने सरकार पर सरकारी धन के दुरुपयोग और बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की बात करने वाली बीजेपी भ्रष्ट नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर उन्हें साफ करने की रणनीति अपना रही है। धार्मिक स्थलों से कथित चोरी के मामलों का जिक्र करते हुए उन्होंने सरकार पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। खड़गे ने छात्रों के आंदोलनों पर कार्रवाई, महिलाओं और दलितों की सुरक्षा और अंकिता भंडारी मामले को लेकर भी सरकार को घेरा। उनका आरोप था कि युवाओं और छात्रों की आवाज दबाने के लिए कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। हमारे शाह साहब क्या किए, उन्होंने लाठी चार्ज करने लगाए, पैलेट गन चलाने लगे, गैस छोड़ने लगाए, पानी छोड़ने लगाए और इतना ही नहीं, उन्होंने हमारे बच्चों को रात के 10-20 बजे तक अपने पुलिस स्टेशन में बिठाया। ये है छात्रों के प्रति उनका। यही काम हमारे राहुल गांधी जी ने कहा कि तुम छात्र इकट्ठ हो जाओ, मैं तुमको सपोर्ट करूंगा और तुमको मैं राहत दिलाऊंगा। ये कहना हमारा है, कांग्रेस का है, लेकिन उनका कहना एक ही है, पीटो, मारो और भगाओ।
कांग्रेस अध्यक्ष का आरोप यही खत्म नहीं हुआ। उन्होंने किसानों की कर्ज माफी और मनरेगा जैसी कांग्रेस सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए उत्तराखंड को रोजगार, सम्मान और सुरक्षा वाली देवभूमि और वीर भूमि बनाने का दावा किया। इधर कांग्रेस अध्यक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। धामी ने कहा कि कांग्रेस के केंद्र नेताओं को चुनाव के आखिरी समय में उत्तराखंड की जनता की याद आती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता यहाँ आकर बेवजह झूठ बोलते हैं और जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अब चूंकि चुनाव आ गया है तो अभी थोड़े दिनों पहले उनके युवराज भी आए थे और अब अध्यक्ष आए हैं उनके। ये कोई सामान्य प्रक्रिया है, चुनाव के समय में अब आना सबका रहता है। अच्छा होता कि पूरे 5 साल अगर उत्तराखंड के जनता की चिंता करते, यहाँ के लोगों की चिंता करते, यहाँ के सुख दुख में खड़े रहते तो लोग गंभीरता से लेते कि हर समय आए हैं, इसलिए चुनाव के समय भी आए। और उसके बाद जब आते हैं तो उनको ये भी नहीं पता होता है कि बयान कौन से देने हैं। मुझे लगता है कि पूरे देश में कोई स्क्रिप्ट उनको पकड़ा के दे दी जाती है कि जैसे उत्तराखंड के लोग कोई बात को समझते ही ना हो। राहुल गांधी यहाँ आए, वो कह रहे थे कि नकल का एक भी मामला जो है यहाँ पर उस पर कार्रवाई नहीं हुई। एक मामला उत्तराखंड में 100 से ज़्यादा नकल माफियाओं को, नकल में लिप्त लोगों को जेल भेजने का काम हुआ है। और पेपर लीक का कल मैं देख रहा था, उनकी पार्टी के प्रभारी हैं, शायद उनको भी यहाँ के नेताओं ने नहीं बताया, हालांकि वो लंबे समय से पार्टी की प्रभारी हैं, तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि उत्तराखंड में किस प्रकार काम हुआ है। उन्हीं की सरकार के समय में पेपर लीक होते थे, कार्रवाई नहीं होती थी। हमारे पिछले 4.5 सालों में एक भी पेपर लीक का मामला नहीं आया। अगर कोई मामला केवल डेंट करने के लिए आया भी है तो उस पर सख्त कार्रवाई हुई है। नकल विरोधी कानून और युवाओं के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने 100 से ज्यादा नकल माफियों को जेल भेजा है। उन्होंने दावा किया कि डबल इंजन की सरकार के कार्यकाल में उत्तराखंड में तेजी से विकास हुआ है और सरकार युवाओं के हित में लगातार काम कर रही है। यानी चुनाव से पहले हल्द्वानी की धरती से कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ आरोपियों की लंबी फहरिस्त रखी, तो मुख्यमंत्री धामी ने भी कांग्रेस के हमले का जवाब देते हुए अपनी सरकार के कामकाज को सामने रखा। कुल मिलाकर यह कि चुनावी रण में आरोप और पलटवार का सिलसिला तेज हो चुका है। अब सवाल ये है कि जनता किसके दावे पर भरोसा करती है, कांग्रेस के सवालों पर या बीजेपी के विकास के दावों पर। ब्यूरो रिपोर्ट ऑन टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।